हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। और पिछली क्लास में मैंने आपको एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे और उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एडवर्ब को ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हम लोग ऐसे मिक्स्ड वे में नहीं पढ़ रहे हैं कि एक नाउन का क्वेश्चन आ गया, एक प्रोनाउन का, एक एडजेक्टिव का, ऐसा नहीं है। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको। नाउन करवा चुका हूँ, प्रोनाउन करवा चुका हूँ, एडजेक्टिव करवा चुका हूँ, वर्ब करवा चुका हूँ। ठीक है, और एडवर्ब जो है आज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, मच तक। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था वेरी और मच में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले कहाँ से भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ से, यूज ऑफ टू। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि टू को वेरी के बराबर समझ लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों को यूज करते हुए, है ना। जैसे जहां पर वेरी लगाना है वहां पर टू लगा देते हैं। जैसे किसी को बोलना होता है ही इज अ वेरी गुड मैन, तो उसको बोल देते हैं ही इज अ टू गुड मैन। तो वो गलत होता है। वेरी और टू जो है इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि वेरी का मतलब होता है बहुत। आप किसी एडजेक्टिव की क्या बता रहे हो? हद बता रहे हो, उसकी एक्सटेंट बता रहे हो, उसकी डिग्री बता रहे हो कि भाई अगर कोई अच्छा है तो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। इसको आपने पॉजिटिव वे में लिया। लेकिन जब आप टू बोलते हो तो टू का मतलब क्या निकलता है? मोर देन रिक्वायर्ड। देखो, वेरी का मतलब होता है बहुत, और टू का एक अलग ही मीनिंग जाता है कि भाई जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। तो एक अलग ही मीनिंग जाता है। तो जहां पर आप वेरी लगाते हो वहां पर टू नहीं लगा सकते। टू का अपना यूज होता है, ठीक है ना। कहाँ पर यूज होता है? विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। टू को आप लगाते हो किसके साथ में? जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव जिनकी जो सेंस होती है वो अनप्लेजेंट होती है, मतलब प्लेजेंट नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जो मतलब बैड आपको वो देते हैं, बैड सेंस देते हैं आपको किसी प्रकार की, उनको बोलते हैं अनप्लेजेंट। और इनके साथ में हमेशा टू के साथ जब भी आप एक एडजेक्टिव लगाते हो मेरे भाई, तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। किसका आएगा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है आपको पता है? जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर उसका कंपैरेटिव है, बेस्ट उसका सुपरलेटिव है ना। ऐसी बैड, वर्स, वर्स्ट। तो बैड क्या है आपका? पॉजिटिव डिग्री है। तो टू के साथ जो आएगा एडजेक्टिव वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का आएगा, कंपैरेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजें बताई। एक तो टू जो है वो वेरी के इक्वल नहीं होता है, अब इसके यूजेस हम देखेंगे आगे। और दूसरा क्या बताया? टू की जो सेंस जाती है वो क्या जाती है? मोर देन रिक्वायर्ड। इसके अलावा क्या बताया? इसको हम लगाते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ में। और अगला मैंने क्या बताया कि इसके साथ में जो आप एडजेक्टिव लगाते हो वो क्या लगाते हो? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही इज टू अगली। अगर यहाँ पर मैं कर दूं अगलियर या अगलीस्ट तो वो गलत हो जाएगा। अगली क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, और अनप्लेजेंट भी है। ठीक है, द सूप इज टू हॉट। द सूप इज टू हॉट। अब देखो यहाँ पर मैंने अगर बोला है टू हॉट, तो यहाँ पर ये सेंस दे रहा है मोर देन रिक्वायर्ड की। अगर मैं बोलता वेरी हॉट, इसका मतलब भाई बहुत गर्म है। अगर मैं बोलूँ द सूप इज टू हॉट, यार द सूप इज टू हॉट, इसका मतलब ये इतना गर्म है जितना इसको नहीं होना चाहिए, यानी कि जरूरत से ज्यादा गर्म है। जरूरत से ज्यादा गर्म है। अब ये कहीं ना नेगेटिव सेंस में चला गया। मान के चलो मैंने किसी से सूप मांगा था, मैंने कहा था भाई इतना गर्म लाना कि मैं आराम से इसको फटाफट से पी सकूं क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है। लेकिन वो बिल्कुल खोलता हुआ ले आया। बिल्कुल क्या ले आया? खोलता हुआ। मतलब उसने पूरा खोला और मेरे को लाके दे दिया। मैंने बोला भाई इट इज टू हॉट, ये तो मतलब जरूरत से ज्यादा गर्म है, मतलब मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा है। जरूरत से क्या है? ज्यादा। अगर मैं बोलता वेरी हॉट, तो वेरी का मतलब भाई बहुत गर्म है। यानी कि यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि मैंने पहले से कोई रिक्वायरमेंट रखी होगी कि भाई मुझे कम गर्म चाहिए या ज्यादा गर्म चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने टू लगा दिया तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी एक अलग रिक्वायरमेंट थी लेकिन ये उससे ज्यादा है। ये वाली सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी मैंने बोला शी इज टू यंग टू बी वॉचिंग दिस मूवी, कि यार इस मूवी को देखने के लिए वो बहुत यंग है अभी, मतलब जरूरत से ज्यादा यंग है। मतलब जैसे इस मूवी को देखने के लिए ना एक रिक्वायरमेंट है, मतलब टू जैसी लग गया, मतलब आप समझ जाना कि वहां पर पहले से कोई रिक्वायरमेंट थी और जो चीज हो रही है वो उस रिक्वायरमेंट से कहीं ना कहीं क्या हो रही है? ऊपर हो रही है। इस मूवी को देखने के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई आप अगर यंग हो, ठीक है, तो आप कितने यंग होने चाहिए? मतलब इतने यंग होने चाहिए, मान के चलो आप 19 साल के होने चाहिए। इससे कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे कम उम्र होगी तो आप इससे ज्यादा यंग होगे, नहीं समझे। उम्र इससे कम होगी तो आप यंग इससे ज्यादा होंगे, नहीं समझे बात को। उम्र अगर आपकी अब मान लो ये भी अंग है और ये भी अंग है, मेरी बात को समझना ध्यान से। ये 18 साल का है, ठीक है। अब उम्र तो इसकी ज्यादा है, तो ये यंग ज्यादा है, ये यंग ज्यादा है, तो यंग ये ज्यादा है ना, ज्यादा यंग ये है। 18 साल मतलब जिसकी उम्र जितनी कम यंग उतना ज्यादा। तो इस मूवी को देखने के लिए एक रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम आप 19 साल के होने चाहिए, लेकिन आप 18 के हो, मतलब आप क्या हो? बहुत यंग हो। बहुत यंग का खैर मतलब ये होगा कि आप 15-16 के हो। ठीक है, तो टू यंग मतलब जितना यंग होना चाहिए ना भाई आप उससे ज्यादा यंग हो, यानी कि आपकी उम्र क्या है? उससे कम है। तो टू लगने का मतलब है कि एक रिक्वायरमेंट रखी गई थी और आप उस रिक्वायरमेंट के क्राइटेरिया से क्या हो? ज्यादा हो। अब वो ज्यादा जो होगा ना नेगेटिव वे में ही होगा। समझ में आया? क्योंकि अनप्लेजेंट सेंस देता है आपको ये।
इतनी सी बात समझ में आ गई। आज के बाद टू में और वेरी में कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, क्योंकि वेरी का मतलब होता है नॉर्मली आप जब बोलते हो बहुत, और टू लगाने का मतलब है कि आपने कोई सर्टन वो रखी थी, आपने क्या रखी थी, आपने रिक्वायरमेंट, और वो चीज़ उस रिक्वायरमेंट से क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यू आर टू गुड, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट थी कि तुम इतने अच्छे होते, लेकिन तुम तो उससे ज़्यादा अच्छे हो। तो ये अलग ही सेंस नहीं दे रहा, आपको नहीं लग रहा? अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी को अच्छा बता रहे हो, तो क्या बोलोगे, यू आर वेरी गुड बोलोगे ना। टू गुड का मतलब है कि भाई मैंने एक रिक्वायरमेंट सोची थी कि तुमको इतना अच्छा होना चाहिए था, लेकिन तुम तो इससे ज़्यादा अच्छे हो। तो अलग ही टोन में चला जाता है, इसलिए वेरी इज नॉट इक्वल टू टू। समझ में आ गया? और टू और टू के बीच में हम प्लेजेंट एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जब टू और टू का पेयर आता है ना, तो उसके बीच में जो प्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जो अच्छी टोन वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं आप कह सकते हो, वो भी हम इसके बीच में लगा सकते हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव लगा रहे हो तो वो रहेगा क्या, वो रहेगा आपका ये पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको ये बात समझ में आ गई? एडजेक्टिव अगर आप लगा रहे हो टू और टू के बीच में, तो वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही रहेगा। तो वेरी और टू में डिफरेंस आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, टू के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं क्या? टू के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं भाई, टू और टू के बीच में जो आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर था तो सही टू और टू का एक एग्जांपल, ये रहा ना, देखो, शी इज टू यंग, शी इज टू यंग टू बी वॉचिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि टू और टू के बीच में, ये तो सर यंग जो है, ये तो सर कोई अनप्लेजेंट एडजेक्टिव नहीं है, ये तो प्लेजेंट है। तो टू और टू के बीच में प्लेजेंट भी आ सकता है, अभी बताया ना मैंने, टू और टू के बीच में प्लेजेंट भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं, बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं अगर बोलूं ही इज टू स्मार्ट, बहुत ध्यान से देखना, ही इज टू स्मार्ट टू बी चीटेड, टू बी चीटेड। अब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब आपको पता है कि ये पैसिव है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में। यानी कि ये जो आपका ही है ना, ये जो ही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर पैसिव है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये किसी को चीट करेगा नहीं, बल्कि किसी को चीट करने की बात हो रही है, मतलब ये काम को रिसीव कर रहा है। इतनी सी बात आप समझ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को जरा समझो ध्यान से, ठीक है। एक सेकंड भाई रुकना, मैं पॉज कर रहा हूँ, वापस इसको प्ले करूंगा। हाँ देखो भाई, मैंने क्या बताया कि ये जो है ना काम को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने लिखा ही इज टू स्मार्ट टू बी चीटेड, मतलब ये काम को रिसीव कर रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैंने ये बोला ही इज टू स्मार्ट, अगर मैं इसको नॉर्मल यहाँ तक ही खत्म कर देता, मैं सीधा बोलता ही इज टू स्मार्ट, इसका मतलब क्या निकलता कि भाई मैंने एक रिक्वायरमेंट रखी होगी कि यार ये बंदा ना इतना स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन ये उससे ज़्यादा स्मार्ट निकला, ये उससे क्या निकला, ज़्यादा स्मार्ट निकला। तो उसका सेंस कुछ अलग ही चला जाता है। अगर मुझे किसी की तारीफ करते हुए ये बोलना है कि वो बहुत स्मार्ट है, मुझे उसकी स्मार्टनेस की डिग्री बतानी है, तो वहाँ पर टू तो नहीं लगाऊंगा, वहाँ पर क्या बोलूंगा, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। टू कब लगाऊंगा, जब मोर देन रिक्वायर्ड की बात हो। जैसे यहाँ पर मोर देन रिक्वायर्ड की बात हो रही है, मतलब जैसे मान के चलो ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है जो चीट कर रहा है किसी को, और इसको चीट कर रहा है, ठीक है। अब ना एक रिक्वायरमेंट है, मान के चलो कि पता है, जैसे मान लो स्मार्टनेस की ये डिग्री है, ऐसे मान के चलो स्मार्टनेस की ना ये डिग्री है, ये स्मार्टनेस की लाइन यहाँ से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। अगर कोई बंदा यहाँ पे है, अगर कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है, तब तो उसको चीट नहीं किया जा सकता। अगर वो इससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ स्मार्ट, मतलब इससे थोड़ा सा भी कम हुआ स्मार्ट, तो उसको चीट किया जा सकता है। यानी कि ये जो है ना रिक्वायरमेंट है, अगर आपको मतलब चीट नहीं होना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई आपको चीट ना करे, तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना स्मार्ट होना है। लेकिन ये जो बंदा है ना टू स्मार्ट है, तो टू का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिक्वायरमेंट वाली लाइन है ना, ये इससे ज्यादा है। क्या समझे? अगर रिक्वायरमेंट वाली लाइन से अब ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जितना स्मार्ट होना चाहिए आपको कि कोई आपको चीट ना कर सके, आप उससे ज्यादा हो। तो वो इसका मीनिंग है कि ही इज टू स्मार्ट, कि वो इतना स्मार्ट है, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है, टू बी चीटेड, कि आप उसको चीट नहीं कर सकते। इज टू स्मार्ट टू बी चीटेड, कि मतलब चीट करने के लिए आपको चाहिए कि भाई स्मार्टनेस जो है ना वो इससे कम हो, लेकिन वो तो टू स्मार्ट है, वो तो इस लेवल से भी क्या है, ज्यादा है, इस लेवल से भी क्या है, ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या मतलब है, ही इज टू स्मार्ट टू बी चीटेड, मतलब वो इतना स्मार्ट है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ गए? तो टू और टू के बीच में मेरे भाई, टू और टू के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हो, ये तो आपको पता है। और आप प्लेजेंट भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप अनप्लेजेंट ही लगाओ, आप प्लेजेंट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? प्लेजेंट भी लगा सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं क्या? जैसे मैं आपको बोलूं
दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, टू बी बॉट। ये भी पैसिव है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो है ना ये काम का रिसीवर है, ये काम का क्या है, रिसीवर है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना टू एक्सपेंसिव है। ठीक है, यानी कि मान लो ये एक्सपेंसिव होने का लेवल है, ये सबसे टॉप है, ये सबसे नीचे है, समझना ध्यान से। और मैं ना किसी चीज़ को खरीद सकता हूँ अगर वो इस लेवल तक एक्सपेंसिव हो, मतलब यहाँ से ऊपर आते आते यहाँ तक अगर वो एक्सपेंसिव है तो मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ ना टू एक्सपेंसिव हो गई मेरे खरीदने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसिव का ये जो रिक्वायरमेंट था ना ये इससे ज़्यादा हो गया, मतलब मैं इसको खरीद नहीं सकता, ये मतलब हो गया। तो टू एक्सपेंसिव है, मतलब यहाँ तक एक्सपेंसिव चल जाता, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ तक चल जाता, लेकिन ये तो टू निकला, टू का मतलब रिक्वायरमेंट से क्या निकला, ज़्यादा निकला। तो दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, तो टू और टू के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लेजेंट भी लगा सकते हो। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, इसके ऊपर एग्जाम में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, हम इसको और कैसे बना सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आपको और दूसरे तरीके से बोलूँ तो कैसे बना सकते हैं, दिस बॉक्स इज, अगर मेरे को बोला ना टू से नहीं बनाना मेरे को, चलो मेरे को ना इस सेंटेंस को बिना टू के बनाना, बताता हूँ आपको। देखो टू और सो दैट, टू और सो दैट, इनके पेयर में देखो क्या यूज होता है, कैसे इसको यूज करते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, टू और सो दैट, इसमें देखो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे टू को ना मुझे सो दैट से बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव, दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव दैट, यहाँ पर दैट आ जाएगा पेयर में, दैट। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर आपको एक सब्जेक्ट देकर वहाँ पर आपको उसको एक्टिव से बनाना पड़ेगा, दैट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है भाई, मेरे लिए खरीदना मुश्किल है ना, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, तो किसके लिए खरीदना मुश्किल है, मैं मान लेता हूँ मेरे लिए मुश्किल है, सब्जेक्ट आप कुछ भी मान सकते हो, तो क्या बोलेंगे, दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट, क्योंकि नहीं खरीद सकता ना, आई कैन नॉट बाय इट, आई कैन नॉट बाय इट, इसको आपको बनाना एक्टिव से। तो जो आपने टू और टू से बनाया, जो आपने टू और टू से बनाया उसको आप सो और दैट से भी बना सकते हो। ये मुझे सही बताऊं तो अभी एकदम से याद आया, इसलिए मैंने एकदम से आपको बता दिया। ठीक है, कि टू और टू को आप सो दैट से भी बना सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको कि दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है, दैट, टू और टू की जगह सो और दैट आ जाएगा, और यहाँ पर पैसिव को आपको एक्टिव में चेंज कर देना है। जब आप पैसिव को एक्टिव में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, एक आपको सब्जेक्ट चाहिए, एक आपको वर्ब चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने आई को मान लिया। देखो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है ना किसके लिए खरीदना मुश्किल है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है किसके लिए खरीदना मुश्किल है। मैंने तो कहा अगर आपको बनाना है, मैंने कोई आपको एरर नहीं दी यहाँ पे, मैंने कहा अगर आपको सीखना है कि कैसे बनाते हैं, तो मैंने अपने आप को सब्जेक्ट मान लिया दैट आई। अब मुझे पता खरीदा नहीं जा सकता, इतना एक्सपेंसिव है कि खरीदा नहीं जा सकता, मतलब मैं इसको नहीं खरीद सकता, तो दैट आई कैन नॉट बाय इट, दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय इट, कि मैं इसको खरीद नहीं सकता। आया समझ में, बोलिए, आया समझ में। अब मैं कहता हूँ इसको टू और टू से नहीं बनाना, मैं कहता हूँ इसको टू और टू से नहीं बनाना, इसको केवल टू से बनाना है। तो इसको बनाने का एक और क्या तरीका है, इसको बनाने का एक और तरीका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, फॉर मी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आई को माना ना, तो यहाँ पर फोर के बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, फॉर मी टू बाय, फॉर मी टू बाय, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, ठीक है, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, मतलब मेरे लिए जितना एक्सपेंसिव होना चाहिए उससे ज़्यादा है ये टू बाय, खरीदने के लिए। तो तीनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हो। दोबारा से बता दूं क्या बताया मैंने रिवीजन के लिए फटाफट से। देखो मैं सही बताऊं तो ये वाली चीज़ मुझे अचानक से याद आई कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि होता है ना कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ एक्स्ट्रा याद आ जाती है, तो मैंने आपको बता दिया कि टू और टू के केस में तो आपको पता लग गया क्या होता है। टू और टू अगर लग रहा तो कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा कि किसकी बात हो रही, कि भैया ये जो चीज़ है ना ये मोर देन रिक्वायर्ड है, और अगर ये मोर देन रिक्वायर्ड है मतलब ये वाली चीज़ नहीं हो सकती, मतलब ये बॉक्स इतना महंगा है कि मैं इसको नहीं खरीद सकता, तो इसको सो दैट से बना सकते हैं, क्योंकि सो दैट का भी पेयर होता है, सो और दैट का भी पेयर होता है। सो कभी भी अकेला सेंटेंस में नहीं आता, ध्यान रखना भाई। कई बार हम वेरी की जगह सो भी लगा देते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई बार हम वेरी की जगह सो लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं ना यू आर अ वेरी गुड मैन, जैसे कई बार बोलते हैं ना वेरी गुड, तो लोग इसकी जगह क्या बोलते हैं, सो गुड, द मूवी वॉज सो गुड, द मूवी वॉज वेरी गुड की जगह क्या बोलते हैं, द मूवी वॉज सो गुड। इसका मतलब जानते हो क्या निकलता है, जब आप बोलते हो द मूवी वॉज वेरी गुड, इसका मतलब निकलता है कि मूवी बहुत अच्छी थी, और जब आप बोलते हो द मूवी वॉज सो गुड, मतलब मूवी इतनी अच्छी थी। तो जब आप किसी को बोलते हो मूवी इतनी अच्छी थी,
तो कितनी अच्छी थी, आगे उसको कंटिन्यू करोगे। इसलिए सो कभी अकेला नहीं आता, सो के साथ पेयर आता है, सो के साथ दैट का भी पेयर आता है, सो के साथ एज का भी पेयर आता है, जो आपने पढ़ा है एडजेक्टिव में, सो और एज, पता है ना, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो सो कभी भी अकेला नहीं आता। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि द मूवी वॉज सो गुड। इसके आगे एक्सप्लेन करो, द मूवी वॉज सो गुड दैट आई वॉच्ड इट 2 times या ट्वाइस। द मूवी वॉज सो गुड दैट आई वॉच्ड इट 2 times या ट्वाइस, कि मतलब मूवी इतनी अच्छी थी कि, तो आगे दैट से आपको कंटिन्यू करना होता है। तो वही चीज है कि दिस बॉक्स इज सो एक्सपेंसिव, ये बॉक्स इतना महंगा है, इतना महंगा है क्या, कि क्या मैं इसको खरीद नहीं सकता, मैं इसको खरीद नहीं सकता। तो सो और दैट का पेयर से आप इसको बना सकते हो, पैसिव को एक्टिव में चेंज कर देना बस, ठीक है। सेंस को पकड़ते हुए कि नहीं खरीदा जा सकता, मतलब मैं नहीं खरीद सकता। और ऐसे ही आप अकेला टू यूज करके भी बना सकते हो, दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव, ये बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। क्योंकि सब्जेक्ट अगर मैं आई को मान रहा हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट ही को मानता तो फॉर हिम हो जाता, शी को मानता तो फॉर हर हो जाता, वी को मानता तो फॉर अस हो जाता, ठीक है। तो दिस बॉक्स इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, तो टू बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो तीनों ही तरीके हैं बनाने के, तो तीनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। और जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी सो अकेला नहीं आता, सो के साथ दैट का पेयर आता है और एज का भी पेयर आता है, ठीक है। सो और एज का पेयर आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो अकेला एक जगह पर आता है, वो भी आगे आप पढ़ोगे, जब आप इन्वर्जन पढ़ोगे ना अभी आगे, तो उसमें सो अकेला आएगा जब आप इन्वर्जन पढ़ोगे, अभी आगे बताऊंगा। आई होप ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 और 2 वाला, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो भाई मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि यार क्लास को शेयर कर दिया करो, है ना, नीचे कमेंट कर दिया करो। और मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है, अगर आपको सीरियसली लगता है ना कि हाँ मेहनत कर रहे हैं सर हमारे लिए, तो कम से कम लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, लेक्चर्स को आगे बढ़ाओ, लोगों को पता चलने दो कि हाँ अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि केवल मेरा कंटेंट अच्छा है, लेकिन मेरा भी अच्छा है और लोगों का अच्छा है, तो मेरा भी अच्छा है, सिंपल सी बात है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका औरों से अलग हो, थोड़ा सा आसान आपको लगे, क्योंकि बच्चे मुझे ऐसा ही रिव्यू देते हैं कि सर आपके समझाने का तरीका जो है बहुत आसान है, बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 74, दीज वर्ड्स हैव सेम एडजेक्ट, दीज वर्ड्स हैव सेम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म्स। ये बहुत अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिए गए हैं कि यही एडजेक्टिव है और यही एडवर्ब है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब आप, नॉर्मली क्या होता है जब आप किसी नाउन में एल वाई लगाते हो, ध्यान से समझना, जब आप किसी नाउन में एल वाई लगाते हो तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है भाई। जब आप किसी नाउन में एल वाई लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, हाँ कि ना। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा, नाउन में एल वाई लगाया तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और जब आप किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है एडवर्ब, क्या बन जाता है, एडवर्ब, ये बन जाता है। इसको याद रखना भी आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स है ना कि यही एडजेक्टिव है और यही एडवर्ब है, मतलब अब जैसे भी आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने के बाद एडवर्ब बनता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है ना तो इसमें एल वाई आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें एल वाई लगा हुआ है, तो एल वाई लगा है तो मतलब ये एडवर्ब है, तो मतलब एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव भी है, मतलब यही एडजेक्टिव है यही एडवर्ब है, सिंपल सी बात है भाई। जैसे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, फास्ट, हार्ड, लेट, स्ट्रेट, याद रखना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको दे के समझाता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हार्ड का, ठीक है भाई, हार्ड का एग्जांपल लेते हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे किसी चीज को आप अगर हार्ड एक एडजेक्टिव है, समझो, अगर हार्ड एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव भी है, हार्ड एक एडवर्ब भी है, अभी मैंने आपको बताया। अगर हार्ड एक एडजेक्टिव है तो इसकी हिंदी क्या निकलती है, सख्त, है ना। जैसे कोई बादाम है, जो नट होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। एक इडियम भी बनता है ना, हार्ड नट टू क्रैक, बनता है ना। तो हार्ड मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत सख्त है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है। और एक हार्ड का मतलब क्या होता है, एक हार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हार्ड है, यहाँ पर जो हार्ड मैंने लिखा है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस वाले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग सख्त नहीं है, ही वर्क्स हार्ड यानी कि वो कठिन परिश्रम करता है, या मेहनत से करना, ऐसे कर सकते हो, मेहनत से करना
या कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, ये सेंस जाती है इसकी। ठीक है, समझ गए भाई। जैसे मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो किसी काम को मेहनत से करता है। हार्ड मतलब क्या होता है, अपना पूरा प्रयास लगा के मेहनत से करता है, तो हार्ड हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मेरा मन कर रहा है इसमें एल वाई लगा दूं, सर मेरे को हार्डली बड़ा अच्छा सा लग रहा है सुनने में। हार्डली जो होता है ना, हार्डली, हार्डली ये अपने आप में एक एडवर्ब होता है। अब आप कहोगे सर लो, अभी तो आपने कहा था कि अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, अब आप हार्ड में एल वाई लगा दे रहे हो, एडजेक्टिव में आप एल वाई लगा के बोल दो एडवर्ब बन गया। ये भी एडवर्ब है लेकिन इसकी मीनिंग हार्ड से बिल्कुल अलग है। हार्डली जो है इसकी मीनिंग हार्ड से बिल्कुल अलग है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही हार्डली नोज मी, ही हार्डली नोज मी, तो यहाँ पर हार्डली का क्या मतलब हुआ, हार्डली आपको पता है एडवर्ब है, यहाँ पर हार्डली का क्या मतलब हुआ, कठिन परिश्रम से या मेहनत से या सख्त, नहीं, यहाँ पर हार्डली का मतलब हुआ मुश्किल से। ही हार्डली नोज मी मतलब वो मुश्किल से ही मुझे जानता है, मतलब मुझे ना के बराबर जानता है। तो हार्डली की बिल्कुल मीनिंग क्या है, हार्ड से अलग है। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि ही वर्क्स वेरी हार्डली, ही वर्क्स वेरी हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली, वो गलत मीनिंग हो जाएगा। ही वर्क्स वेरी हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली मतलब अपनी फैमिली के लिए, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है अनाज जुटाने के लिए, खाना पीना कमाने के लिए। ही वर्क्स हार्डली मतलब मुश्किल से ही मेहनत करता है, नहीं, कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्डली नहीं होगा, हार्डली का मतलब तो क्या होता है, मुश्किल से ही। ठीक है, अब जैसे स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट अपने आप में एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर एडवर्ब है तो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जैसे कि अगर मुझे आपको बोल रहा हूँ कि सीधा जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा, गो स्ट्रेटली, गो स्ट्रेटली बोलूंगा, क्या बोलूंगा अभी बताओ, गो स्ट्रेटली। क्योंकि देखो गो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करना है तो आपको एडवर्ब चाहिए। तो बच्चों की आदत होती है एल वाई लगा दो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्योंकि स्ट्रेटली कुछ नहीं होता, क्या होता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट ही अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और स्ट्रेट ही अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, समझे मेरी बात को भाई। ठीक है, ऐसी फास्ट है, फास्ट का फास्टली नहीं होता। फास्ट जो है ना अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। ठीक है, फास्ट जो है अपने आप में भाई मेरे एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी फास्ट मतलब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई वो किसी भी काम में ना बहुत फास्ट है। ही इज वेरी फास्ट मतलब फास्ट जो है वो ही को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को। मैंने बोला ना ही इज वेरी फास्ट, यानी कि यहाँ पर जो फास्ट है वो आपके ही को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये फास्ट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं बोलूँ द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, क्या बोलूँ मैं, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, इसको मिटा देते हैं, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। तो वो जो आपका फास्ट है ना वो अब क्या है, एडवर्ब है। फास्टली मत कर देना, फास्टली नहीं होता, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। ठीक है, द ट्रेन इज रनिंग फास्टली नहीं, फास्ट, ये जो फास्ट है आपका क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रनिंग को। ठीक है भाई, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, आया समझ में। ऐसे लेट का लेटली मत कर देना, क्योंकि लेट की अलग मीनिंग है, लेटली की अलग मीनिंग है। अभी आगे आप देखोगे लेट का मतलब क्या होता है, देरी से, आगे भी आप देखोगे लेट और लेटली को समझाया हुआ है। आगे मैंने हार्ड और हार्डली को भी समझाया हुआ है। इनकी बात कर लेते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, अब डेली जो है एक एडजेक्टिव भी है, और जैसे मंथली एक एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी है। जैसे मैं बोलूँ मंथली मैगजीन, क्या बोलूँ मैं, मंथली मैगजीन, तो यहाँ पर जो मंथली शब्द है वो मैगजीन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैगजीन एक नाउन है, यानी कि यहाँ पर जो मंथली है वो एक एडजेक्टिव है ना। अगर अब मैं ये बोलूँ ही कम्स हियर मंथली, ही कम्स हियर वो यहाँ आता है मंथली, यानी कि अब जो मंथली है वो काम करने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो अब ये क्या बन गया, एडवर्ब। क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। तो यही एडवर्ब है, यही एडजेक्टिव है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका तो कोई दूसरा फॉर्म होता ही नहीं है, इसका भी कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता, 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 फास्ट का फास्ट। इसका एक दूसरा फॉर्म होता है लेकिन मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज। इसका भी एक दूसरा फॉर्म होता है लेटली, लेकिन मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज। और इसका भी कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता, मतलब इन दोनों के दूसरे फॉर्म्स होते हैं लेकिन मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज। मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज। समझ गए भाई, सीधी सी बात। दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब्स, ये भी ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, आदत होती है ना, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आदत होती है कि भाई नाउन में क्या कर दो, आदत होती है कि नाउन में एल वाई लगा दो तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और होता यही है। और अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है किंगली,
बच्चों ने रटा होता है कि जिसके लास्ट में एल वाई आ जाए ना वो एडवर्ब होता है, रट्टा मार लेते हैं, एल वाई आ गया तो एडवर्ब हो गया। सॉफ्टली, है ना, प्लीजेंटली, हार्डली, तो एल वाई आ रहा तो एडवर्ब है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको याद रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा किंगली, क्या लिखा मैंने, किंगली, तो क्या लिखा मैंने, किंग प्लस एल वाई लिखा कि नहीं लिखा। ये किंग क्या है मेरे भाई, किंग एक नाउन है, किंग क्या है, नाउन है। तो नाउन प्लस एल वाई क्या बनता है, एडजेक्टिव, इसलिए क्या है ये एडजेक्टिव है। ऐसी फादरली क्या है, फादर प्लस एल वाई, फादर क्या है, नाउन है, तो मतलब ये एडजेक्टिव है। मदर प्लस एल वाई, मदर एक नाउन है तो मतलब एडजेक्टिव है। ब्रदर प्लस एल वाई, फ्रेंड प्लस एल वाई, मैन प्लस एल वाई, वुमन प्लस एल वाई, और ये क्या है, लाइवली। अब ये लाइव प्लस एल वाई है क्या, लाइव प्लस एल वाई है क्या, बिल्कुल है, लाइव प्लस एल वाई। कावर्डली, कावर्ड क्या है, कावर्ड प्लस एल वाई, कावर्ड प्लस एल वाई, समझ में आ रहा है कि कावर्ड अपने आप में नाउन है। माइजर अपने आप में नाउन है, माइजर प्लस एल वाई, ठीक है। निगार्डली, निगार्ड प्लस एल वाई अपने आप में नाउन है। तो नाउन के साथ जब आप एल वाई लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो हमें क्या आदत होती है, एल वाई देखकर हम सोचते हैं कि एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये सारे एक्चुअल में क्या है, एडजेक्टिव है। अब सवाल ये बनता है कि इनका नाउन तो हमें पता है, किंग, फादर, मदर सब नाउन है, एल वाई को हटा देंगे तो, लेकिन अगर मुझे इनका एडवर्ब बनाना हो, मुझे क्या बनाना हो, एडवर्ब बनाना हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। उस चीज को देखो यहाँ पर समझाया हुआ है मैंने। जैसे ये नाउन है, इनमें एल वाई जोड़ के एडजेक्टिव है, और इनका एडवर्ब कैसे बनता है वो इधर है। जैसे मैन एक नाउन है, मैन का एडजेक्टिव क्या बनता है, मैनली, क्या बनता है, मैनली, ठीक है। और मैन का एडवर्ब क्या बनता है, इन अ मैनली मैनर, या फिर लाइक अ मैन, क्या बनता है, लाइक अ मैन। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही टॉक्ड टू हर मैनली, ये लिख दिया मैंने, ही टॉक्ड टू हर मैनली। अब आपको ये बताना कि सेंटेंस ठीक है गलत है। तो एक नज़र में कोई भी जो बेचारा नादान बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर मैंने क्या बोला, ही टॉक्ड टू हर, उसने उससे बात करी, कैसे बात करी सर, मैनली। यानी कि जो मैनली है ना सर, वो क्या कर रहा है सर, बात करने के तरीके को बता रहा है सर। ये जो सर मैनली है, ये क्या कर रहा है सर, ये बात करने के तरीके को बता रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम तो सर एक एडवर्ब करता है, और सर एडवर्ब तो है, एलवाई लगा हुआ है। पढ़ने में तो सर बिल्कुल मजा आ रहा है, ही टॉक्ड टू हर मैनली, उसने बिल्कुल उससे मर्द की तरह बात की, है ना। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपको पता है वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए एडवर्ब आता है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अभी आपने देखा कि मैनली इज व्हाट, एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर चाहिए एडवर्ब, तो क्या बोलोगे, ही टॉक्ड टू हर, ही टॉक्ड टू हर, या तो आप बोलो इन अ मैनली मैनर, क्या बोलो, इन अ मैनली मैनर, या तो आप क्या बोलो भाई, लाइक अ मैन, क्या बोलो, लाइक अ मैन, लाइक अ मैन, ये आपका एडवर्ब है। ही टॉक्ड टू हर इन अ मैनली मैनर, उसने उससे मैनली मैनर में बात की, या फिर लाइक अ मैन, मर्दों की तरह बात की। समझे भाई, हाँ कि ना। आया समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देखो भाई, कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, और इसका एडवर्ब क्या बनेगा, इन अ कावर्डली मैनर या लाइक अ कावर्ड। निगार्ड का मतलब कंजूस होता है, तो इसका एडजेक्टिव बनेगा निगार्डली, और एडवर्ब क्या बनेगा, इन अ निगार्डली मैनर या लाइक अ निगार्ड। माइजर, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर या लाइक अ माइजर। स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, स्कॉलरली या इन अ स्कॉलरली मैनर या लाइक अ स्कॉलर। फ्रेंड, फ्रेंडली या इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, या लाइक अ फ्रेंड। अगर मैं ऐसे लिखूँ, ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, अगर मैं लिखूँ ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, मतलब उसने मुझसे दोस्तों की तरह बर्ताव किया। ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि ट्रीट करने को क्वालिफाई करवाना है। ट्रीट एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। तो आप क्या बोलोगे, ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर, या फिर ही ट्रीटेड मी लाइक अ फ्रेंड। ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर, या ही ट्रीटेड मी लाइक अ फ्रेंड। ऑर्डर, ऑर्डरली इन एन ऑर्डरली मैनर। मास्टर, मास्टरली इन अ मास्टरली मैनर, या फिर लाइक अ मास्टर। वुमन, वुमनली या इन अ वुमनली मैनर, या फिर लाइक अ वुमन, लाइक अ वुमन। समझ में आया भाई, हाँ कि ना, बोलिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं, ही इज अ माइजर मैन, मतलब वो एक कंजूस आदमी है। सेंटेंस ठीक है गलत है, ही इज अ माइजर मैन। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस ठीक है गलत है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को दौड़ाना है। पढ़ के बिल्कुल ठीक लगता है कि ही इज अ माइजर मैन, मतलब वो कंजूस आदमी है। एक बात बताओ, माइजर क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। माइजर आपको पता है एक नाउन है, माइजर एक नाउन है।
क्या नाउन के जस्ट बाद कभी आपने नाउन देखा है? क्या दो नाउन कभी साथ में आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं। बल्कि क्या कहना चाह रहा है कि वो एक कंजूस आदमी है। मतलब इस आदमी को क्वालिफाई करवाने के लिए शब्द लिखा है मैंने। इस मैन को क्वालिफाई करने के लिए माइजर लिखा है मैंने। मैन क्या है? एक नाउन है। और नाउन से पहले आपको पता है क्या आता है उसको क्वालिफाई करने के लिए? एक एडजेक्टिव आता है। नाउन के पहले हमेशा क्या उसको क्वालिफाई करने की अगर बात हो तो क्या होता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर माइजर गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? माइजरली। क्या आएगा? माइजरली, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि माइजरली क्या है। देखो, माइजरली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही इज अ माइजरली, एक सेकेंड, ही इज अ माइजरली मैन, ही इज अ माइजरली मैन। ठीक है भाई, ही इज अ माइजरली मैन। ओके, समझ में आया? छोटी मोटी एरर आएगी इसके ऊपर कर लोगे। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊं। अगर मैं आपको दूं ही फॉट कावर्डली, मैं आपको दूं ही फॉट कावर्डली, ही फॉट कावर्डली, मतलब वो कैसे लड़ा? कावर्डली का मतलब क्या होता है? कायरता से। मैं आपको दूं ही फॉट कावर्डली, ही फॉट मतलब वो लड़ा, कैसे लड़ा? कावर्डली, मतलब कायरता से। कावर्डली, ही फॉट कावर्डली। तो पढ़कर तो एक नज़र में सही लगता है कि वो कायरता से लड़ा। ही फॉट, वो लड़ा, कैसे लड़ा? कावर्डली। लेकिन आपको पता है इस वर्ब को क्वालिफाई करना है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, जबकि कावर्डली क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो ही फॉट क्या आ जाएगा? इन अ कावर्डली मैनर या लाइक अ कावर्ड। क्या आ जाएगा? इन अ कावर्डली मैनर या फिर लाइक अ कावर्ड, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो आप ध्यान देना कि आपको क्वालिफाई किसको करवाना है, नाउन को करवाना है या किसी एडजेक्टिव को करवाना है। नाउन को करवाना है तो आपको पता है एडजेक्टिव आएगा, ये एडजेक्टिव है, और वो अपने आप में क्या है? नाउन है। वो अपने आप में क्या है? नाउन है। समझे बात को? हाँ कि ना? बोलो, क्लियर है? कर लोगे? कॉन्सेप्ट नंबर 76, एडवर्ब एज कैन बी यूज्ड विद रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एंड नो। बड़ा फेमस रूल है ये, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ब का। ठीक है, कि जो एडवर्ब एज है इसको आप लगा सकते हो रिगार्ड के साथ, डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, नो के साथ। लेकिन आप इसको नहीं लगा सकते, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद नेम, थिंक। इसको ध्यान रखना, नेम के साथ, थिंक के साथ, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, इनके साथ आप जो हमारा एडवर्ब एज है यूज मत करना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को मानता है। रिगार्ड्स का मतलब मानना, और हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को। वो अपने आप को मानता है एज पैट्रियट, मतलब देशभक्त। वो अपने आप को देशभक्त मानता है। तो जब आपने रिगार्ड्स लगा दिया, कहाँ गया ये रहा, तो क्या एज की आवश्यकता है? बिल्कुल है, आप लगा सकते हो। तो ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज पैट्रियट, मतलब अपने आप को एक पैट्रियट के तौर पर मानता है या फिर एक पैट्रियट के जैसा मानता है। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ, अपने आप को मानता है एज पैट्रियट। क्या मानता है? पैट्रियट। क्या मानता है? पैट्रियट। शी रिगार्डेड हिम, अब देखो बहुत ध्यान से समझना। शी रिगार्डेड हिम, उसने उसको रिगार्ड किया, उसने उसको रिगार्ड किया क्यूरियसली फॉर अ मोमेंट। शी रिगार्डेड हिम क्यूरियसली फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर रिगार्ड का मतलब क्या है? मानना नहीं है। यहाँ पर रिगार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे देखना। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? देखना। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? देखना भी होता है। शी रिगार्डेड हिम मतलब उसने उसको देखा, उसने उसको देखा। थोड़ा ध्यान से देखना होता है। क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब होता है ना, जब आप किसी चीज को लेकर इच्छुक जैसे दिखते हो। तो शी रिगार्डेड हिम क्यूरियसली फॉर अ मोमेंट। तो जब रिगार्ड का मतलब देखना हो तो यहाँ पर एज की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए कहते हैं रट्टा मत मारो। आप रिगार्ड 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 रट के बैठ जाते, एग्जाम में ये वाला रिगार्ड आ जाता, आप उसको गलत करके आ जाते। अब वहां पर भी एज लगाते थे, शी रिगार्डेड हिम एज क्यूरियसली, शी रिगार्डेड हिम क्यूरियसली। बेसिकली याद क्या रखना ना, जब आपको एक सब्जेक्ट दिया जाए, सब्जेक्ट के बाद में रिगार्ड दिया जाए, ठीक है, बता देता हूँ। रिगार्ड के बाद में आपको दिया जाए एक ऑब्जेक्ट, क्या दिया जाए? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या दिया जाए? ऑब्जेक्ट के बाद में दिया जाए एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जानते हो ना? यहाँ पर लिखता हूँ इसको सीधा। स्ट्रक्चर याद रखना भाई, तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखो, आपको एक सब्जेक्ट दिया जाए, सब्जेक्ट के बाद में क्या दिया जाए? आपको रिगार्ड। ठीक है, रिगार्ड हो या डिस्क्राइब हो या फिर कह सकते हो आपका क्या हो? ट्रीट हो, डिफाइन हो, मतलब ऊपर जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, या फिर व्यू हो। ठीक है, इनके साथ में क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ में
एज आ जाएगा, लेकिन ये कब आएगा, जब इसके बाद में या तो आपका एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब जो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा हो, ठीक है, या तो आपका एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। जैसे देखो ही यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आ गया रिगार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगा रखा है। यहाँ पर एज आ गया क्योंकि यहाँ पर ये जो पैट्रियट है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो अपने आप को मानता है, क्या मानता है, पैट्रियट, यानी कि जो पैट्रियट है वो इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, हाँ कि ना, तो यहाँ पर एज आपने लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखो शी रिगार्डेड हिम, ये सब्जेक्ट है, ये रिगार्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है, बल्कि एक एडवर्ब है, बल्कि क्या है, एक एडवर्ब है, ना तो कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बल्कि क्या है, एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर वैसे भी मुझे एज की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इसका पूरा असल में कॉन्सेप्ट, केवल रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ये इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्या रखना, याद रखना। अगला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, कैन यू डिस्क्राइब द वॉच यू लॉस्ट, क्या तुम उस वॉच को डिस्क्राइब कर सकते हो जो तुमने खोई, जो तुमने खोई। अब एक बात बताओ मुझे भाई, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, और ये वर्ब जो है उन्हीं में से एक है ना, डिस्क्राइब, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर कोई इंसान डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को, तो क्या उसी को, जो जिस चीज को वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्या उसी के बारे में कुछ आगे उसने कंटिन्यू किया, नहीं किया। जैसे यहाँ पर क्या था कि वो रिगार्ड करता अपने आप को, अब यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही था, तो आप इसको वैसे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जा सब्जेक्ट को ही रहा है वो, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है। तो अपने आप को रिगार्ड करता है, क्या रिगार्ड करता है, एक पैट्रियट, क्या रिगार्ड करता है, एक पैट्रियट, समझ में आया, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज पैट्रियट। मेरी बात तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसी आवश्यकता है। यहाँ पर कहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बताओ, यहाँ पर सीधा बोला कि क्या तुम उस घड़ी को डिस्क्राइब कर सकते हो जो तुमने खोई, तो क्या घड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया गया, क्या घड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट दिया गया, नहीं दिया गया, तो यहाँ पर कहीं पर एज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रट्टा मत मारो कि एज आएगा एज आएगा एज आएगा, ठीक है। जब इस वाले फॉर्मेट में होगा पूरा दिया हुआ कि इस तरीके से सब्जेक्ट, फिर इसमें से एक वर्ब, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या होगा एज, और उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर होना चाहिए, समझ में आया, तब जाकर आपको एज लगाना है। हिज लेटेस्ट फिल्म इज डिस्क्राइब्ड एज, अब देखो यहाँ पर भी डिस्क्राइब है मेरे भाई, यहाँ पर भी डिस्क्राइब है, फर्क दिखाता हूँ, यहाँ पर एज क्यों आ रहा है, ध्यान से देखना, हिज लेटेस्ट फिल्म इज डिस्क्राइब्ड, अब आपको पता है ये आपका जो इज है, ये जो डिस्क्राइब्ड है आपका वर्ब है, और ये आपको पता है अब आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस जो है पैसिव है, उसकी जो लेटेस्ट फिल्म है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है एज अ रोमांटिक कॉमेडी, एज अ रोमांटिक कॉमेडी, यानी कि ये जो रोमांटिक कॉमेडी है, ये जो रोमांटिक कॉमेडी है, ये किसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसी लेटेस्ट फिल्म को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बोलो हाँ कि ना, यानी कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। भाई रोमांटिक कॉमेडी क्या है, ये जो लेटेस्ट फिल्म है, यानी कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, उसी से जुड़ी हुई बात आपको बता रहा है कि वो जो मूवी है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है। तो जब डिस्क्राइब आया और इस वाले फॉर्मेट में आया कि भैया आपको एक सब्जेक्ट दिया, इनमें से एक वर्ब दिया है, और एज के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। तो जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है तो भाई मैं एज तो लगाऊंगा ना, बताओ हाँ कि ना, क्लियर हो रहा है। शी ट्रीट्स हिम, देखो ट्रीट भी इनमें से एक है क्या है, देखो दिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, शी ट्रीट्स आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा वो उसे ट्रीट करती है, क्या ट्रीट, कैसे ट्रीट करती है, हर सर्वेंट, अपना नौकर, यानी कि ये जो हर सर्वेंट है, ये सर्वेंट किसके लिए लगा है, हिम के लिए लगा है, यानी कि जो हर सर्वेंट है ये आपके इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, वो उसको ट्रीट करती है, क्या ट्रीट करती है, अपना सर्वेंट, यानी कि जो अपना सर्वेंट है ये इसी हिम के लिए, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो सर्वेंट है किसके लिए लगा है, हिम के लिए लगा है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एज आ गया। तो कब आएगा कब नहीं आएगा, क्लियर हो गया। अगर ये वाला आपको पूरा फॉर्मेट दिखाई देता है मेरे भाई, तो वहां पर आपको एज लगाना है, अन्यथा आपको एज नहीं लगाना है। रट्टा मत मार के बैठ जाना कि एज आएगा आएगा आएगा, ठीक है। और नीचे वाले के साथ तो वैसे भी एज नहीं आ सकता, नीचे जो लिखा हुआ है जैसे डू यू कंसिडर हिम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, डू यू कंसिडर हिम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, अब यहाँ पर देखो कंसिडर है, ये रहा कंसिडर इस वाले में है, तो इसके साथ तो वैसे भी एज नहीं आएगा, तो डू यू कंसिडर हिम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या तुम उसे कंसिडर करते हो अपना दोस्त, क्या तुम उसे कंसिडर करते हो अपना दोस्त, ठीक है, तो नहीं आएगा एज। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, टीचर ने उसे क्या बोला, स्टूपिड बोला,
टीचर ने उसे क्या बोला, स्टूपिड बोला, तो यहाँ पर भी एज नहीं आएगा क्योंकि कॉल्ड भी इन्हीं में से एक है, कॉल्ड भी क्या है, इन्हीं में से एक है, देखो ये रहा, ठीक है। सिंपल है भाई, ये फॉर्मेशन जरूर याद रखना आप। कॉन्सेप्ट नंबर 77, एल्स इज फॉलोड बाय बट एंड देन फॉलोज रादर। देखो एल्स और बट का पेयर होता है, याद रखना, एल्स और बट का क्या होता है, पेयर होता है, और देन और रादर और देन का पेयर होता है। ऐसे लिख लो, रादर के साथ देन का पेयर होता है, ठीक है, और एल्स के साथ जो होता है वो बट का पेयर होता है। ये याद रख लो, डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई, यहाँ पर आपको एग्जाम में दे देगा बट बैग, लेकिन रादर और देन का क्या बनता, पेयर। आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई देन बैग, मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, इट इज नथिंग एल्स बट फुलिशनेस, तो एल्स के साथ में बट का पेयर बनता है, एल्स के साथ में बट का पेयर, ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, मूर्खता है। इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस, एग्जाम में आपको दे देगा इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस, इट इज नथिंग एल्स देन फुलिशनेस, आपको दे देगा कि फुलिशनेस के बजाय ये और कुछ नहीं है, तो लेकिन देन वहां पर गलत है। ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था देन टू वर्क हार्ड, ही हैड नो अदर। अच्छा देन जो है ना, रादर को भी फॉलो करता है, अदर को भी एंड अदरवाइज को भी, तो इसको पूरा करो, मैंने पूरा पढ़ाई नहीं ऊपर, रादर हो या फिर क्या हो, अदर हो मेरे भाई, ठीक है, या अदरवाइज हो, क्या हो, अदरवाइज हो, तो इन सब का जो पेयर बनता है वो कैसे बनता है, देन से बनता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर आपको दे देगा बट टू वर्क हार्ड, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था हार्ड वर्क करने के बजाय, हार्ड वर्क करने के सिवा, तो ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड, यहाँ पर बट नहीं आएगा। तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें, रादर, अदर, अदरवाइज के साथ देन का पेयर बनता है, और एल्स के साथ में किसका पेयर बनता है, बट का पेयर बनता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़े, आपने सारे एडवर्ब के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपने सारे पढ़ लिए। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, ठीक है, पॉज करके, मैं साइड होऊंगा, आप इसको पॉज करके करना, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं रुका रहूँ, मैं फटाक से आ जाऊंगा, आप जैसे ही वापस से रिज्यूम करोगे वीडियो, मैं आपको सॉल्व करता हुआ दिख जाऊंगा। कोशिश आप ये करो कि आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उनको आप खुद से करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद में इन्वर्जन का टॉपिक अभी बाकी है एडवर्ब के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके कर लो, ठीक है भाई। देखो, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर अराउंड द कॉर्नर। जॉन जो है ना बहुत कठिन प्रयास कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये कहने का मतलब है क्योंकि उसके जो एग्जामिनेशन है अराउंड द कॉर्नर है, मतलब उसके एग्जामिनेशन जो है वो सिर पर है। अब मैंने क्या बताया था, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। अब अगर किसी के एग्जाम सिर पर है तो मुश्किल से पढ़ेगा या बड़ी कठिनाई से पढ़ेगा, परिश्रम से पढ़ेगा, तो इज वर्किंग वेरी हार्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्किंग वेरी हार्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, ये भी आपको पता गलत है, इज वेरी हार्ड, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। अगर हार्डली लगाना होता तो कैसे बनता, हिज सन हार्डली वर्क्स, हार्डली जो होता ना वो काम से पहले आ जाता, वर्ब से पहले आ जाता है, ध्यान रखना। अगर आपको हार्डली एडवर्ब लगाना है तो वर्ब से पहले आएगा, किससे आएगा, वर्ब से पहले। ही हिज सन हार्डली वर्क्स, उसका जो बेटा है वो मुश्किल से ही काम करता है, तो इसमें एरर इसमें था, इसमें हार्ड आ जाएगा, ठीक है। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है गुजर बसर करना, टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि गुजर बसर करना। अब गुजर बसर करने के लिए अगर कोई बंदा काम कर रहा तो मुश्किल से ही तो नहीं करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, तो ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, देखो ध्यान रखना मेरे भाई, रेयरली हो, बेयरली हो, ठीक है, सेल्डम हो, ठीक है, रेयरली हो, बेयरली हो, सेल्डम हो, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो अपने आप में आपको नेगेटिव मीनिंग देते हैं, अपने आप में क्या देते हैं आपको, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, या हार्डली हो, हार्डली भी अपने आप में आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना अपने आप में क्या देते हैं आपको, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, यहाँ पर लिख लो, नेगेटिव मीनिंग आपको देते हैं ये, ठीक है। अगर ये नेगेटिव मीनिंग आपको ऑलरेडी दे रहे हैं तो इसके साथ में आपको नो नॉट या नेवर, नो नॉट या नेवर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता। तो पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, जब रेयरली आ गया तो नॉट की आवश्यकता तो वैसे भी नहीं है, तो पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, याद रख लोगे क्या बोला मैंने,
रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि अपने आप में आपको नेगेटिव मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं? नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो इनके साथ में नो, नॉट, नेवर, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, कि पद्मिनी ने मुश्किल से ही मिस किया होगा कभी अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल। ठीक है, सिंस शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। याद रख लोगे? ठीक है। वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को सराउंड करने की आवश्यकता है विद केयरिंग पीपल। केयरिंग पीपल मतलब ऐसे लोग जो केयरिंग हो, केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस, पर्टिकुलर लव्ड वंस। अब मुझे एक बात बताओ, पर्टिकुलर का क्या मीनिंग होता है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास तौर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास, ऐसे कह सकते हो। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? कोई खास, पर्टिकुलर। जैसे बोलते हैं ना कि ये कोई पर्टिकुलर बुक, मतलब कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं पता मुझे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत सारी मेंटल ग्रोथ की बुक है, तो कोई आपसे बोले कोई एक बुक बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मुझे ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं पता, पर्टिकुलर बुक तो नहीं पता। यानी कि पर्टिकुलर अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनता है? जब आप इसमें एल वाई लगा दोगे, यानी कि क्या कर दोगे इसको? पर्टिकुलरली। क्या कर दोगे इसको? पर्टिकुलरली। तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो आप पर्टिकुलर लगा रहे हो, ये क्या लिखा है? लव्ड वंस। क्या लिखा है? लव्ड वंस। ये क्या है? ये लव्ड वंस क्या है? केयरिंग पीपल, जो केयरिंग पीपल है, पर्टिकुलरली लव्ड वंस, ऐसे लोग जो क्या हो? प्यारे हो। जो क्या हो? प्यारे हो। तो लव्ड वंस का मतलब क्या होता है? प्यारे, प्रिय। जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्यारे या प्रिय, प्यारे या प्रिय। तो लव्ड वंस क्या है मेरे भाई? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है कि ये एडजेक्टिव है। लव्ड, स्पेशली हमें लव्ड की बात कर रहे हैं। लव्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, वंस तो आपको फिर भी एक नाउन ग्रुप में काम कर लेगा, क्योंकि वन का सिंगुलर वन होता है, प्लूरल वंस होता है। हम यहाँ पर बात करते हैं लव्ड की। तो लव्ड क्या है? V3 है ना, और V3 अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है ना भाई, कि नहीं करता है? ये तो पता है आपको, वर्ब में पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है ना। लव्ड अपने आप में V3 है, और ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप एडजेक्टिव से पहले अगर लगा रहे हो, तो क्या दो एडजेक्टिव साथ में होंगे? पर्टिकुलर और लव्ड। क्या दो एडजेक्टिव साथ में होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पर आपको चाहिए एक एडवर्ब। यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एक एडवर्ब। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलरली। क्या आ जाएगा? पर्टिकुलरली, यानी कि खास तौर पर। पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है? खास तौर पर, खास तौर पर। ठीक है, लव्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए, तो पर्टिकुलरली। सेल्डम और एवर, अब बताओ, बताया था मैंने आपको। सेल्डम, और सेल्डम के साथ अगर इफ आता है, ठीक है, तो एवर आता। लेकिन अगर सेल्डम के साथ और है, तो यहाँ पर एवर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? नेवर। सेल्डम और नेवर बताया था, इसलिए मैंने बताया था कि पेयर याद कर लो। पिछली क्लास में बताया था ना कि पेयर याद कर लो। तो सेल्डम और नेवर डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रादर। फेयरली एंड रादर बताया था। फेयरली हम लगाते हैं प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में, बताया था, और रादर हम लगाते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में। तो जो डिसअपॉइंटिंग है, ये तो अनप्लेजेंट हुआ ना, प्लेजेंट तो नहीं है किसी भी तरीके से, अनप्लेजेंट है। तो अनप्लेजेंट के साथ में क्या आ जाएगा? रादर। क्या आ जाएगा? रादर। फर्क बताया था मैंने, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से पढ़ा करो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। क्या लग रहा है कि मैं बना के लेके आया हूँ? ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मदर डज नॉट, हार्डली, अभी क्या बताया था? हार्डली अपने आप में आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, तो नॉट की आवश्यकता नहीं है। अब नॉट की आवश्यकता नहीं तो डज भी नहीं आएगा, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट का पूरा पेयर काम करता है। तो मदर हार्डली, अब आपको पता है जब यहाँ पर हार्डली आ गया, नेगेटिव के रूल से नहीं बनेगा, तो मतलब अफर्मेटिव के रूल से बनेगा, कॉमन सेंस है। और अफर्मेटिव में आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि कोई डू डज आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और जब ये अफर्मेटिव से बन रहा है, आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर नो की जगह पर क्या होना चाहिए? नोज होना चाहिए। मदर हार्डली नोज। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि सर हम करें क्या, हम किसको ठीक करें? हमें सर इसमें भी एरर दिख रहा है, हमें इसमें भी एरर। इसमें हमको पता है कि सर डज नॉट नहीं आएगा, और इसमें सर हमको पता है कि नो की जगह पर नोज होगा, क्योंकि मदर जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो मदर हार्डली नोज व्हाट हैपेंड, मदर हार्डली नोज व्हाट हैपेंड। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपको एग्जाम में जो आपको मार्क्स है वो मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों में एरर, दोनों पार्ट्स के अंदर इसमें एरर है। यहाँ से डज नॉट को आपको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे नो की जगह आपको नोज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो इस तरीके से देता, ऐसे देता, वहाँ की जगह यहाँ पर स्लैश देता। तो मदर हार्डली नोज, मम्मी को मुश्किल से ही पता है। शेल्डॉन इज
एन इंटेलिजेंट बॉय, जो शेल्डन है वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। ही थिंक्स क्विक, क्योंकि वो सोचता है क्विक, वो सोचता है जल्दी, वो सोचता है जल्दी या वो सोचता है जल्दी से, जल्दी से, क्योंकि थिंक क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मेरे लाल क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्विकली, क्या आएगा, क्विकली, ये आपका एडवर्ब है। ही थिंक्स क्विकली, क्योंकि वो जल्दी से सोचता है। ठीक है, एक सेकंड। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, जो आपको खुद से करना है, और आपकी पूरी ईमानदारी होनी चाहिए इसमें कि आप खुद से करो, और फिर आप मुझे कमेंट में आके, ठीक है, अपने सारे के सारे आप आंसर्स मुझे बताओगे। और चलो, ट्रस्ट में, मेरा भरोसा रखो, आप कमेंट में आके मुझे अपने सारे आंसर्स बताना कि किसका क्या आंसर है, और मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करते हुए बताऊंगा कि आपका ठीक है या गलत है। ठीक है, पक्का, ट्रस्ट में। इसे करो पहले, तो कर लो, मैं इधर हो जाता हूँ, कर लो। ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्टली, अभी क्या बताया था, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है, फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी है। ठीक है, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है, फास्टली कुछ नहीं होता है। ठीक है, ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस, प्लीज गो आउट एंड चेक, बाहर जाओ और चेक करो, इफ इट इज येट रेनिंग। मैंने क्या बताया था, जब किसी काम को कॉन्टिन्यूटी में दिखाना होता है, जैसे चेक करो कि क्या अभी भी बारिश हो रही है, तो कॉन्टिन्यूटी में दिखाने के लिए येट नहीं लगाते, स्टिल लगाते हैं। मैंने येट और स्टिल में आपको फर्क पढ़ाया था ना, कि कब येट लगाना है, कब स्टिल लगाना है। तो जब किसी काम को कॉन्टिन्यूटी में दिखाना होता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, स्टिल। और अगर परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, येट, और नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं येट। ठीक है, फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई सारे पार्ट्स में पाया जाता है। द फ्रैंगीपनी, क्या है पता नहीं, फ्रैंगीपनी ट्री इज ए स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री, मतलब एक छोटा सा लो ब्रांचिंग ट्री है, विच इज स्पेशल यूज्ड, स्पेशल यूज्ड, जिसको स्पेशल यूज किया जाता है, विच इज स्पेशल यूज्ड, स्पेशल यूज्ड, ये यूज्ड क्या है, वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लगा है ये, तो एडवर्ब होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, स्पेशली, क्या होना चाहिए, स्पेशली। इसको तो छोटा सा बालक भी बता देगा। विच इज स्पेशली यूज्ड, विच इज स्पेशली, जिसको स्पेशली यूज किया जाता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवर्ब, स्पेशली यूज्ड। ठीक है, जिसको स्पेशली यूज किया जाता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ, अभी क्या बताया था, थिंक वाले केस में एज नहीं आता, बताया था, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। माई फादर सेज दैट इट इज ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, मेरे पिताजी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही, टू गेट मैरिड यंग, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री, आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री, मैं उनसे एब्सोल्यूट अग्री नहीं करता। अग्री क्या है, एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एब्सोल्यूटली, क्या आएगा, एब्सोल्यूटली, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, किसी काम की डिग्री बता रहे हो कि मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एब्सोल्यूटली अग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। द साइंटिस्ट कुड नॉट, हार्डली, हार्डली और नॉट तो एक साथ आते ही नहीं है, द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब मुश्किल से ही कोई एक्सपेरिमेंट जो था वो कंप्लीट कर पाए, नॉट हट जाएगा बस। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग, कुछ याद आया, वेरी और मच के बीच में डिफरेंस बताया था कि जो V1 ING होता है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके पहले मच नहीं आता, इसके पहले वेरी आता है, और जो V3 होता है, V3 से पहले क्या आता है, मच, क्या आता है, मच। बेटा इसलिए बताया था कि जो जो पढ़ाया ना उसको अच्छे से, अगर अभी भी नहीं पढ़ा एडवर्ब का पिछला जो पिछला मैंने पार्ट पढ़ाया, अच्छे से जाके उसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आना वही है जो मैंने पढ़ाया, इससे बाहर तो एडवर्ब है ही नहीं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बहाने मैंने पूरा एडवर्ब ही लपेट दिया, अगर आपने नोटिस किया हो। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, टॉयल का मतलब क्या होता है, कठिन प्रयास करना या प्रयास करना, तो जब प्रयास करने की बात बोली थी तो भाई प्रयास कोई हार्ड करता है, हार्डली नहीं करता। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, कठिन प्रयास करने के बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, कि कोई प्रॉफिट ही उसको नहीं हुआ। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो आप इसका, ताकि आप इसको आराम से कर सको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट में सारे के सारे जो आंसर्स है वो देने हैं, और मैं आप सबके आंसर्स का रिप्लाई करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, सारा पढ़ा दिया, जितना भी पढ़ाया हुआ है ना उसी के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं।
आ जाओ बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 78 जिसका नाम है इन्वर्जन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एडवर्ब का भाई, ठीक है। इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, तो सर वो तो इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे सर मैं बोलूं राहुल इज गोइंग, तो सर अगर मैं इस इज को उठाकर यहाँ कर दूं इज राहुल गोइंग, तो सर ये तो सर इंटरोगेटिव बन गया ना। तो इसमें इन्वर्जन की क्या बात हुई? इंटरोगेटिव अलग होता है, इन्वर्जन अलग होता है। इन्वर्जन की खास बात ये होती है, इन्वर्जन की खास बात ये होती है कि उसमें आप वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखते हो, लेकिन वो इंटरोगेटिव नहीं बनता। इन्वर्जन में क्या होता है, आप वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखते तो हो, लेकिन वो इंटरोगेटिव नहीं बनता, वो रहता असर्टिव ही है, ठीक है ना। समझ गए? वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना, लेकिन वो इंटरोगेटिव नहीं बनता। अच्छा, कब कब लगाते हैं इन्वर्जन, कब यूज करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे पहले एग्जांपल देखो, हार्डली हैड आई गॉन आउट, हार्डली हैड आई गॉन आउट, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो आप वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले है, तो यह इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। हार्डली हैड आई गॉन आउट व्हेन दे स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज, कि मैं मुश्किल से अभी बाहर गया था कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इन्वर्जन लगाना कब है, हमें क्यों लगाना है? मैं सर अभी सब बताऊंगा क्यों लगाना है, कब लगाना है। नो सुनर डिड शी, देखो वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले है, इन्वर्जन का एग्जांपल है। नो सुनर डिड शी स्टार्ट स्टडिंग, मतलब अभी उसने पढ़ना स्टार्ट ही किया था, हर फ्रेंड केम टू मीट हर, कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने आ गई। इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है पार्शियल, एक होता है कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट के बाद। इन दोनों में देखो पार्शियल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, दोनों में पार्शियल है। और मेन समझ में आ गया क्या होता है? मेन क्या होता है? कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है कि इसमें आपका जो मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है दोनों का दोनों, या फिर अगर खाली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, मतलब सारे के सारे जो वर्ब है सब्जेक्ट के पहले। कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, दोनों होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल मेन वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप अफर्मेटिव उठाते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, उसमें केवल मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट के पहले। लेकिन बहुत सारे टेंस ऐसे भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। जैसे इज एम आर के साथ वी वन और आई एन जी, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वी वन और आई एन जी मेन वर्ब है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। उसको बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पूरा का पूरा सब्जेक्ट के पहले चला जाए, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब है, तो वो सब्जेक्ट के पहले चला जाए, मेन वर्ब, तो क्या हो जाता है वो कंप्लीट इन्वर्जन। जैसे देखो, जस्ट आउटसाइड द मेन गेट, मतलब मेन गेट के बिल्कुल बाहर, मेन गेट के बिल्कुल बाहर, वॉज सिटिंग अ कैट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, देखो दोनों के दोनों सब्जेक्ट के पहले, ये आपका क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन। अब आपके दिमाग में फिर से एक प्रश्न आएगा कि सर कब हमें कंप्लीट इन्वर्जन लगाना, कब हमें पार्शियल इन्वर्जन लगाना, हमें कैसे पता चलेगा? ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी तो मैंने आपको समझाया व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन कब कहाँ कैसे यूज होना है, ध्यान से देख लो। इन्वर्जन इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद, ये सीधा सीधा याद रखो, अगर कोई सेंटेंस सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली या सूनर, डायरेक्ट याद रखो नो सूनर, अगर कोई सेंटेंस इनसे शुरू हो, किन किन से, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली या नो सूनर, तो वहां पर 100% क्या लगेगा, इन्वर्जन, क्या लगेगा, इन्वर्जन। और ये जो इन्वर्जन होगा ये कैसा होगा, पार्शियल, कैसा होगा, पार्शियल, याद रख लोगे। सेंटेंस अगर इनसे शुरू हो, डायरेक्ट याद रखो, एग्जाम में दिख जाए इनसे शुरू है, तो इन्वर्जन लगेगा, कैसा, पार्शियल। पार्शियल मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, मेन वर्ब चला जाएगा बाद में। सेल्डम, जैसे सेल्डम से शुरू है तो हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, मेन वर्ब बाद में, तो सेल्डम हैव दे टॉक टू मी, मतलब उन्होंने कभी ही मुझसे बात की होगी, है ना, कभी कभार। हार्डली, हार्डली से शुरू है तो पार्शियल लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में, सब्जेक्ट के। देखो, हार्डली डू आई मिस हिज क्लास, मतलब मैं मुश्किल से ही उनकी क्लास जो है मिस करता हूँ, मुश्किल से ही मिस करता हूँ। स्केर्सली आ गया शुरू में, स्केर्सली हैड आई, देखो पार्शियल है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। स्केर्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू ही किया था मुश्किल से, व्हेन माय ब्रदर टुक इट फ्रॉम मी, जब मेरे भाई ने मुझसे वो ले लिया, ठीक है। नो सूनर डिड आई बीट हिम, मतलब जैसे ही मैंने उसको मारा, देखो डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, पार्शियल है। नो सूनर डिड आई बीट हिम देन स्टार्टेड क्राइंग, भैया 3 पेयर बता रहा हूँ याद रखना, हार्डली के साथ वैन का पेयर आता है, ठीक है, और स्केर्सली के साथ, हार्डली और स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली के साथ देन का पेयर आता है, और नो सूनर के साथ, सॉरी हार्डली और स्केर्सली के साथ वैन,
और नो सूनर के साथ जो पेयर आता है वो किसका आता है भाई, देन का। किसका आता है, देन का। देखो यहाँ लिखा भी होगा, नो सूनर के साथ में किसका पेयर आता है, देन का पेयर आता है। ठीक है, याद रख लोगे भाई। देखो नो सूनर से अगर सेंटेंस बन रहा है, शुरू हो रहा है, तो इन्वर्जन तो लगेगा नो डाउट, लेकिन आगे जब आप सेंटेंस में उसका एक वो जोड़ोगे, क्या बोलते हैं, पेयर, तो पेयर के रूप में क्या जुड़ेगा, देन। यहाँ पर आपको एग्जाम में दे देगा व्हेन, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी स्केर्सली वाले में देखो इन्वर्जन तो लगेगा, लेकिन सेंटेंस में उसका जो पेयर होता है वो व्हेन होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम में दे देगा देन, तो वो क्या होता है भाई, गलत होता है। देन नहीं होगा, क्या होगा, व्हेन। क्या होगा, व्हेन। समझ गए। ऐसी हार्डली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आता है। हार्डली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आता है। ये पेयर याद रखना, स्केर्सली और हार्डली के साथ में व्हेन, नो सूनर के साथ में देन। ठीक है। इन्वर्जन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया कि इन्वर्जन कब लगाना है। अब क्लियर हो गया कि इन्वर्जन क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब सेंटेंस इन से शुरू होता है, पार्शियल लगाते हैं। इन्वर्जन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद, इसके अलावा सेंटेंस अगर इससे शुरू हो, ओनली प्लस एक एडवर्ब या कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन। एडवर्बियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, या ओनली प्लस एडवर्ब का क्या मतलब होता है, जैसे ओनली यस्टरडे, तो यस्टरडे एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। या फिर ओनली लास्ट मंथ एक एडवर्ब है, ओनली आफ्टर अ मंथ। ठीक है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है पूरा का पूरा, या एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। या इन दिस वे, ये एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, मैनर को बताता है ना। या देन, ओनली देन, या बाय वर्किंग हार्ड, ये एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो एडवर्ब को दिखाता है। या ओनली बाय टेकिंग रिस्क। समझ में आ रहा है। तो अगर ओनली के साथ में आपको इनमें से कुछ भी दिख जाए, ओनली के साथ में डायरेक्ट एक एडवर्ब, जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली आफ्टर अ मंथ, या ओनली इन दिस वे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय टेकिंग रिस्क, अगर ऐसा भी कुछ दिख जाए आपको, ओनली के साथ बाय लगे, बाय के साथ कोई वी वन आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या लगता है, इन्वर्जन, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इनसे हो। जैसे ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, ओनली बाय स्टडिंग हार्ड डिड ही गेट, यहाँ पर भी क्या लगता है, पार्शियल। क्या लगता है, पार्शियल। ध्यान रखना। ठीक है, ऑल क्लियर। ओनली बाय स्टडिंग हार्ड डिड ही गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियल इन्वर्जन। ऐसे ही देखो ओनली, यहाँ पर ओनली के साथ क्या है, मैंने कहा ना बाय स्टडिंग हार्ड, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ओनली के साथ में बाय लगा हो, बाय के साथ एक वी वन आईएनजी लगा हो, ठीक है, और आगे साथ में एक एडवर्ब दे दिया हो, ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, तो ये एडवर्बियल पूरा फ्रेज बन गया। ओनली लास्ट मंथ, ओनली के साथ डायरेक्ट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओनली लास्ट मंथ डिड आई गिव, तो देखो पार्शियल इन्वर्जन यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये वाला भी याद रखना, ठीक है, कि इन्वर्जन यहाँ पर लगता है। आपको एग्जाम में सीधा बना के दे देगा, लेकिन वो गलत होगा। इन्वर्जन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद एक्सप्रेशंस मेड ऑफ नो, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। डायरेक्ट ये याद रख लिया ना आपने, आपका काम हो जाएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही है, जो सारे नो एक्सप्रेशन वाले हैं, जैसे नो सीधा हो, नो नो एक्सप्रेशन वाले हो, जैसे कि यहाँ से शुरू है, एट नो टाइम मतलब कभी भी नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी भी हालात में नहीं, इन नो वे बिल्कुल भी नहीं, ऑन नो अकाउंट किसी भी कारण से नहीं, या ऑन नो कंडीशन किसी भी कंडीशन में नहीं। तो जो भी नो एक्सप्रेशन वाले जितने भी आपके फ्रेजेस होते हैं, अगर इनसे शुरू हो रहे हैं तो इन्वर्जन लगेगा। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल शी अग्री, यहाँ पर भी क्या लगेगा, पार्शियल। क्या लगेगा, पार्शियल। ठीक है, देखो विल शी अग्री इन्वर्जन है। ऑन नो कंडीशन, देखो इससे शुरू है तो देखो इन्वर्जन है, डिड शी गिव इन्वर्जन है। तो याद रखना, अगर इनसे शुरू है तो इन्वर्जन लगेगा। ये चीजें डायरेक्ट याद रखने वाली हैं कि अगर इनसे स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगेगा। नोट्स बनाते चलो। इन्वर्जन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद द एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो प्लेस को बताएं। जैसे अभी आपने देखा ना कि ये ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशन थे जो किसको बता रहे थे, नो को। किसको बता रहे थे, नो को, सारे नो वाले। अब अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी ऐसे एक्सप्रेशन से होती है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो प्लेस को बताते हैं, किसको बताते हैं, प्लेस को। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इन द वैली, तो देखो प्लेस को बताने वाला एक फ्रेज है। अगर मैं बोलूँ इन द वैली यानी कि घाटी में, ऐसे बोलूँ राउंड द कॉर्नर, ऐसे बोलूँ अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, ऑन अ हिल, ठीक है, या फिर अलोंग द बॉर्डर, या अंडर अ ट्री, ऑन द बेड, इन द रूम, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं या ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, एडवर्बियल एक्सप्रेशन कहते हैं इनको, जो सीधा सीधा किसी प्लेस की बात करते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर जो इन्वर्जन लगेगा ना, अब ध्यान रखना, यहाँ पर लगेगा कंप्लीट इन्वर्जन। क्या लगेगा, कंप्लीट वाला इन्वर्जन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पूरा का पूरा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जैसे देखो जस्ट आउटसाइड द गेट, ये ऐसा एक्सप्रेशन है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो किसी प्लेस को बता रहा है। जस्ट आउटसाइड द गेट प्लेस को बता रहा है ना। वॉज सिटिंग, देखो कंप्लीट इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। अंडर द ट्री, देखो एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, प्लेस को बता रहा है, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे।
इज लाइंग अ डॉग, तो देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के दोनों सब्जेक्ट के पहले। यहाँ पर क्या लगता है, कंप्लीट। अब समझ में आया पार्शियल कब लगेगा, कंप्लीट कब लगेगा। इन्वर्जन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद सो, और उसके साथ में कोई एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर सो के साथ में कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है स्टार्टिंग में ही, कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर, तो वहाँ पर इन्वर्जन लगेगा। जैसे कि सो वेल, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, काम के मैनर को बताता है। सो फास्ट, ये भी काम के मैनर को बताता है, तो इन्वर्जन लग जाएगा डिड शी सिंग। कौन सा लगेगा, पार्शियल। कौन सा लगेगा, पार्शियल। ठीक है, याद रखोगे ये सारी चीज़ें। अगर आपने याद रख ली ना, तो इन्वर्जन में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इन्वर्जन के बहुत यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन क्योंकि एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो इसलिए एडवर्ब तक इसको लिमिट रखेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत सारे यूजेज हैं इन्वर्जन के। इन्वर्जन इज यूज्ड इन द सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेयर देयर अवे आउट, ये हेयर देयर अवे आउट अप इनडोर्स आउटडोर्स। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, प्लेस को दिखाने वाले। देखो ये भी प्लेस को दिखाता है, ये भी प्लेस को, प्लेस को, प्लेस को, प्लेस को, ये भी प्लेस, ये भी प्लेस, सारे प्लेस को दिखाने वाला एडवर्ब है। तो अगर इनसे भी सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पर इन्वर्जन लग जाता है। जैसे देखो हेयर कम्स द किंग, हेयर कम्स द किंग, ये क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, कंप्लीट इन्वर्जन। क्योंकि देखो जो आपका मेन वर्ब है वो क्या है, देखो सब्जेक्ट के पहले है। हेल्पिंग वर्ब तो होता ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब क्या लग जाएगा, पहले। कंप्लीट इन्वर्जन होता है। देयर गोज द रॉकेट, तो देखो देयर से शुरू है, तो देखो यहाँ पर जो आपका मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो यहाँ पर भी क्या लगता है, कंप्लीट। क्या लगता है, कंप्लीट। इसको लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, हेयर ही कम्स, देखो फर्क होता है, एक चीज ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है, लेकिन ये जो है ना, जो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन आता है ना, तो यहाँ पर नो इन्वर्जन, ध्यान रखना। अगर हेयर देयर या इनसे शुरू है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, तो इन्वर्जन नहीं लगा पाओगे आप यहाँ पर ये नहीं बोल पाओगे हेयर कम्स ही। कोई नाम बोल सकते हो, हेयर कम्स राम, हेयर कम्स सुनील, लेकिन हेयर ही कम्स, अगर अगर प्रोनाउन आ गया तो फिर आपको सीधा लिखना पड़ेगा हेयर ही कम्स। अवे वेंट द बुल, देखो अवे से शुरू है, तो देखो इन्वर्जन लगा दिया मैंने। ठीक है, मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, देखो कंप्लीट इन्वर्जन है। क्यों, क्योंकि बुल क्या है, एक नाउन है। बुल क्या है, एक नाउन है। ठीक है भाई, आए समझ में। ये सारे के सारे आपके एडवर्ब के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सारे करा दिए, और आई होप कि आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और भाई होमवर्क जो मैंने दिया है ना, इसको अभी कर लेना, क्लास खत्म हो गई अभी कर लेना। आपने स्क्रीनशॉट लिया और साथ साथ में मुझे कमेंट करके बता देना कि किसका क्या आंसर है, क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और क्लास को शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है भाई, मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को भाई जय हिंद।